हैं, नीचे से गोली ताने और नीचे से मारने का काम करे, ऊपर भेजा उड़ा दे। वह जहां 10 को कलेक्टर, 10 को डीडीसी, 10 को इंजीनियर, 20 को इंजीनियर को टारगेट में लिया गया, वो अपने आप भ्रष्टाचार जगह पर चल जाएगा। और आपके संविधान के माध्यम से एक भी आप जो कह रहे हैं गिरोह रूप, तो आखिर क्यों चिल्ला चिल्ला करके शीर्ष नेता, तमाम पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं जुमलाबाजी के तौर पे कि जात पात से उठ करके अपना मतदान का प्रयोग कीजिए? ये सीधा सीधी चूतियागिरी है लोगों का। मैं कल्पना करें तो ये बिल्कुल गलत बात है। जाति नस नस में भरा हुआ है, उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। महदेव जी, आप ये बताएं कि चूंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है और उसी दरमियान जो है आपका कि सबसे खतरनाक सवाल इस लोकतंत्र के लिए जो धब्बा बन चुका है, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े बड़े शीर्ष नेता कहते हैं कि मतदान जात पात ऊंच नीच से बढ़कर मतदान को अपना अधिकार समझकर भविष्य निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए लोग करने की बात करते हैं, लेकिन इतनी खोखली रणनीति और राजनीति करते हैं जिसमें जात पात ऊंच नीच और तमाम चीजों का हथियार का प्रयोग कर लोगों को बेवकूफ और अंधा बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि नींव से जुड़े हुए हैं? देखिए, जहाँ तक जातिवाद की बात है, मैं हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, जिसको कभी कभी लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती, दरअसल खूबसूरती नहीं है, बदसूरती है। तमाम दल के लोग, जनता की समस्याओं से उसको कोई मतलब नहीं है। दिन रात समस्याएं आ रही है, जा रही है, उसके समाधान के दिशा में नजरें लोगों की टिकी हुई है आसमान की ओर कि शायद कोई तारनहारा आवे और हमारा उद्धार हो जाए। इस आशा में जनता, एक चुनाव खत्म होती है, दूसरा चुनाव आती है, दूसरा खत्म होती है, तीसरा आती है, और लगातार निरंतर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तारनहार के रूप में कोई नजर नहीं आ रहा है। जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात करें, इनके पास ही अगर सत्ता में रहने का हक नहीं है, तो मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूं कि विपक्ष को भी विपक्ष में रहने का हक नहीं है। दोनों अपने दायित्व से मुकरे हुए हैं। सवाल जातिवाद का अगर करते हैं तो जातिवाद तो यहाँ भी है बहुत। कोई ये स्टेट हमारे यहाँ नहीं है जहाँ जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद नहीं है तो जाति के नाम पर पार्टियों का नाम क्यों? तो आखिर क्यों पार्टी के पीछे जाति का वो एक गिरोह रूप में है। देखिए, आप जो कह रहे हैं गिरोह रूप, तो आखिर क्यों चिल्ला चिल्ला करके शीर्ष नेता, तमाम पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं जुमलाबाजी के तौर पे कि जात पात से उठ करके अपना मतदान का प्रयोग कीजिए? ये सीधा सीधी चूतियागिरी है लोगों का। मैं अगर आप सब गुस्सा में निकल जाए तो उसके लिए माफी कीजिएगा हमको। ये सारे लोग धोखा में दे रहे हैं जनता को, और जनता से बुनियादी सवालों पर कोई मतलब नहीं है इनका। आप 1 घंटा किसी भी टीवी पर बैठ के देख लीजिए, बतौलाबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सारे लोग मूर्धन्य लोग। जातिवाद का विरोध की बात कहाँ है? जातिवाद के तो आगोश में बंधा हुआ है यह लोकतंत्र। यह कटु सच्चाई है कि यहाँ जाति के नाम पर पार्टी का नाम लोगों ने रखा है, और उसके पीछे जो है उम्मीदवारों की खोज जातीय आधार पर करते हैं। कांग्रेस का क्या आधार था जो 70 के पहले सिर्फ कुशवाहा जाति का सीट माना जाता था खगड़िया? अगर खगड़िया की बात करें तो उसके बाद रामशरण यादव और राणा यादव, अनिल यादव लगातार वो कुशवाहा की राजनीति को पराजित करने के लिए यादव लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके बाद जो है फिर वो क्या बोलते हैं, मुस्लिम का बेला आया। मुस्लिम भी चौधरी कैसर अली साहब आए। तो जाति छोड़ करके अगर हम कल्पना करें तो ये बिल्कुल गलत बात है। जाति नस नस में भरा हुआ है। क्या कहते हैं वो, उनका एक नारा सुनते थे बच्चे में, आसपास में आरएसएस की शाखाएं लगती थी, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो यहाँ रग रग हिंदू मेरा परिचय नहीं, बल्कि रग रग
में जातिवाद का परिचय। और इस तरह लोग जो है वह जाति के रूप में पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने आप को साफ सुथरा दिखने की कोशिश कर रहे हैं जनता की नजरों में। आपको ऐसा कहीं नहीं लगता है कि कुर्सी के आड़ में उसके पीछे जो इतना बड़ा मलाई है, जो उसको खाने के लिए सब लोग कूटनीति के साथ साथ अपने नैतिकता, संस्कार, इज्जत, मान सम्मान सबको ताक पर रख करके, सबको रोड पर बेच करके वो रोटी सेकने का काम कर रहे हैं? देखिए, वो बिना पैसे वाले का कोई उपाय राजनीति में नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। आप पीछे के दिनों की याद कीजिए, वो क्या बोलते हैं, माधवराव सिंधिया राजा परिवार से, दिग्विजय सिंह राजा परिवार से, राजा मांडा राजा परिवार से, कामाख्या बाबू राजा परिवार से, कामेश्वर प्रसाद सिंह दरभंगा से, वह राजा परिवार से, आपका चंद्रचूड़ जी बगल में बलिया से हुआ करते थे, वह राजा परिवार से। इस तरह राजा परिवार और बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में भारत की राजनीति रही है। संयोग से इन्हीं लोगों के बीच विरोध करते हुए वो समाजवादी आंदोलन एक जड़ पकड़ा भारत में, और उसमें डॉक्टर लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, मधुलिमेल साहब और क्या बोलते हैं, कर्पूरी जी जैसे सरीखे लोग, राम नरेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, आपका क्या बोलते हैं, शरद यादव जी, देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह, ये सारे लोगों ने जो समाजवादी आंदोलन को बल प्रदान किया, उसके माध्यम से जो राजनीति का अगली श्रृंखला खड़ी हुई, उसमें कर्पूरी जी के बाद जो है वह लालू जी हुए, शरद जी हुए, रामविलास पासवान जी हुए, नीतीश कुमार जी हुए। ये सभी लोगों ने वो आंदोलन को, समाजवादी आंदोलन के फलित होने के बाद राजनीति में आज अपना कब्जा समझ रहे हैं। दरअसल इन लोगों ने भी जातीय आधार को ही लेकर के मजबूती इनकी जो भी है वह जातीय आधार को लेकर के, ये अगर इनके दलों में दूसरे जाति के लोग हैं तो उसकी प्राथमिकता नहीं के बराबर है। वो चंद लोगों को मतलब कि छुआने का काम करते हैं। किसी को एक आध को एमएलसी बना दिए, किसी एक आध को राज्यसभा में हो गए, कोई बोर्ड के चेयरमैन में हो गए, और नीतीश जी के राज में तो यह चीज मतलब समाप्त हुआ। कार्यकर्ता अगर मरा है तो 2005 के बाद नीतीश जी के नेतृत्व में वह मरने का काम किया। कार्यकर्ता आज कहीं का नहीं है, और उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे सभी दलों में कार्यकर्ताओं का अभाव। कार्यकर्ता अपने आप को निकम्मा समझ रहा है, निकम्मा उसको पार्टियों ने बना दिया है। सिर्फ वोटर को ला करके और वोट दिलवा देना है, इतना ही उसकी भूमिका रह गई है। जो गणेश परिक्रमा में चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो, जो आगे पीछे कर रहे हैं वही राजनीति का योग्य किरदार निभा रहे हैं, और बाकी जो है उसका कोई मतलब नहीं है। स्थापित एक बात अगर कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो मैं तमाम दलों के कार्यकर्ताओं से एक आग्रह करूंगा, जितने भी दल के नेता राजनीतिक में पृष्ठपोषक हैं, अपने परिवार को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हों, उसको पराजित कीजिए, उसका टांग तोड़ करके उसके कंधे पर रख दीजिए। बिल्कुल। और तब इसका जवाब मिलेगा, और नहीं तो इसके बेटा को, इसके बेटी को, इसके पत्नी को, इसके साला को, सभी दल के नेता सब लोग अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगे हुए हैं। अब दर्जन भर मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग हैं, आधा दर्जन से ऊपर रामविलास पासवान और लालू यादव के लोग हैं। सब तो अपने अपने परिवार को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। कहाँ से नीति और कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है? सारे लोग चूतिया बना रहे हैं, और जनता को यह समझ में नहीं आ रही है, वर्कर को यह समझ में नहीं आ रहा। वर्कर तो की स्थिति है कुत्ते वाली बात, जो क्या बोलते हैं, हड्डी को चबाने का काम करता है, तो उसका अपना खून जो है चबाने के क्रम में जो मुंह में लगता है तो उसको लगता है बड़ा रसदार चीज मिल गया है हमको। दरअसल वह
एक भ्रम में कोई भी दल के नेता किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं सोच रहा है। कार्यकर्ता उसी के लिए सोच रहा है जो गलत अथवा सही ढंग के बिजनेस और व्यवसाय में लगे हुए हैं, चाहे वह जमीन का दलाली कर रहे हो, चाहे बिल्डर का काम कर रहे हो, चाहे और अन्य प्रकार के दलालियों का काम कर रहे हैं, दारू गांजा स्मगलिंग का काम कर रहा है। वो राजनीति में आज उसके लिए सुरक्षित एरिया जो है वह राजनीति का क्षेत्र है। कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता अपना भ्रम को फाड़ ले। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव है, वर्तमान चल रहा है, लेकिन वैसा कोई पर्व का माहौल नहीं दिख रहा है। सारे लोग शांत बैठे हुए हैं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई उत्साह नहीं। वोटर बिल्कुल जैसे लग रहे हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं। धर्म का कुछ बात होता है, पर्व त्योहार होता है तो थोड़ा सा बाजार में चहल पहल दिखता है, लेकिन इस बात के लिए कहीं कुछ नहीं। क्या लग रहा है 80 के दशक से पहले की क्या स्थिति थी, वर्तमान क्या दशक की स्थिति? पहले अनभुआर में था लोग। अनभुआर में यह था कि उसको राजनीति में क्या होता है यह समझ नहीं थी। हमारे सीनियर मित्र हैं, एक राजद के 3 बार 4 बार MLC रह चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा कि भाई जोशी जी आपको आजकल दिल्ली नहीं देख रहे हैं। हमने कहा वहाँ क्या बोलते हैं उसको, शरीर का जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उसका अड्डा बना हुआ है। बोले पटना में भी आपको नहीं देख रहे हैं। बोले पटना में लेन देन हो रहा है, वहाँ पर कहता है 100 करोड़, अगर 10 करोड़ खर्चा करोगे तो ये 150 करोड़ 200 करोड़ का ऑर्डर है, इसको करवा दूंगा मैं। तो सीधी सीधी बात करना, और जब यह बात करना है तो मुख्यमंत्री के आसपास में 4-5 आदमी घिरे हुए हैं और प्रधानमंत्री के पास भी उसी तरह के लोग घिरे हुए हैं। वह दूसरे नहीं तीसरे आदमी को प्रवेश करने उस सीमा में नहीं देगा। जो फाइनल करना है आप उन्हीं के माध्यम से फाइनल कर सकते हैं। 500 करोड़ की बात हो, 1000 करोड़ की बात हो, सब कुछ संभव है। 0.5% वहाँ दिल्ली में कोई भी योजना पास करना हो तो 0.5% से 1% योजना में पास करने में लग जाएगा। स्टेट की बात करेंगे तो 4% मंत्रालय वाले लोग लेंगे, तो 1.5 से 2% लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग लेंगे, और तब जिला में आएगा तो जिला में 10% का सिक्योरिटी बना हुआ, 10 से लेकर के 13% और 13% से लेकर 19% तक का खर्चा जिला में होता है। सभी स्कीम में सभी लोग को पता है, और सब लोग क्या बोलते हैं आंख में धूल झोंक करके उस धंधा में साझीदार बने हुए हैं। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। बहरहाल चूंकि आज आपका जन्मदिन है और कुछ फ्लैशबैक में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। जिस समय पानी नहीं बिकता था, जिस समय घोड़ा गाड़ी तमाम तरह की सुविधाएं नहीं थी, खगड़िया को किस हालत में आप देखें? देखिए, जहाँ तक पानी बिकने का सवाल आपने रखा है, आपको याद होगा 91 और 94 में जब विश्व व्यापार व्यवस्था का मीटिंग हो रहा था और 94 में जेनेवा वार्ता के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की जा रही थी। हर देश से उसके समर्थन में प्रस्ताव लेकर के भेजे जा रहे थे। जहाँ जो संशोधन करना था संशोधन उस समय किया गया था, और उसी क्रम में जॉर्ज फर्नांडिस जो समाजवादी प्रखर नेता रहे हैं, वह पूरे देश में घूम करके उद्योगपतियों से लेकर के और जनता तक को जागृत करने का काम किया था। उसी के परिणाम स्वरूप समता पार्टी का उदय हुआ था। लेकिन कुछ ही वर्षों में उसको भी दरकिनार रख दिया गया और तमाम मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे थे उनको भी दरकिनार कर दिया गया उनके साथ ही, और ये लोग जो है रसमलाई खाने के फेर में लग गए, और सारे नेता चाहे वह किसी भी दल के लोग हो वह रसमलाई खा रहे हैं। आज जनता के जो हक और हिस्सा की लड़ाई लड़ते वह उसी का हिस्सा खाने में लगे हुए हैं। जनता की सीधा सीधी बात करें तो जनता के हिस्सा का वो लूट मार का वो दौर चल रहा है। कौन कितना लंबा चौड़ा धन बना लेता है। मैं समझता हूँ आप देख रहे हैं आज जितने भी मुख्यमंत्री जेलों में बंद हैं, क्या लड़ाई है उनकी? जनता का मुद्दा कहीं नजर आ रहा है क्या? सारे लोग यह कह रहे हैं कि उसको छोड़ दिया, हमको पकड़ लिया। हमको क्यों पकड़ा? लड़ाई इतने हमको पकड़ लिया
लड़ाई का मूल मुद्दा ये है। तो आज जनता को भी निर्णय करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं नक्सलाइट लोगों को बहुत इज्जत करता था अपनी नज़रों में वैचारिक तौर पर, लेकिन नक्सलाइट लोग आज क्या कर रहे हैं, अगर वह चाहें तो 1 महीना में बिहार का भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। नीचे से गोली ताने और नीचे से मारने का काम करे, ऊपर भेजा उड़ा दे। वह जहां 10 गो कलेक्टर, 10 गो डीडीसी, 10 गो इंजीनियर, 20 गो इंजीनियर को टारगेट में लिया गया, वो अपने आप भ्रष्टाचार जगह पर चल जाएगा और आपके संविधान के माध्यम से एक भी आदमी को सजा नहीं मिलेगी, वह सारा का सारा छूट जाएगा। 2 महीना हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, कोई नहीं फंसेगा, सारे लोग क्रम से छूटते चले जाएंगे। इसलिए जरूरत है सीधी कार्रवाई की बात। अगर ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार का एक सजा होना चाहिए। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि हीरा चोर और खीरा चोर दोनों को एक सजा हो, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं। हीरा का चोर को अलग सजा होनी चाहिए और खीरा चोर को अलग सजा होना चाहिए, जो करोड़ों अरबों रुपया का बेईमानी करने में लगे हुए हैं सार्वजनिक तौर पर। ये IAS IPS, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर जो लाखों लाख रुपया रोज कमा रहा है, एक BDO और CO की बात कीजिएगा तो लाख रुपया से कम ऊपर की आमदनी नहीं है। एक कर्मचारी की बात कीजिएगा, दरवाजे पर बैठा हुआ है और 10-10 गो स्टाफ उसके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या वो मंगने में काम कर रहे हैं? अच्छा, एक बात जोशी जी, जो बात आप बता रहे हैं, ये तो जब उप सचिव और मुख्य सचिव ही जब बिक जाते हैं, उनकी अपने पेट की कमाई नहीं भरती है, पेट का खाना नहीं पचता है, तो सीधी सी बात है। गलत बात है। 10,000 करोड़ से कम वो IAS IPS जो चार्मिंग वाले विभाग के लोग हैं, मास्टर वाला विभाग जो है, हॉस्पिटल वाला जो विभाग है, राजस्व विभाग है और कई अन्य विभाग हैं जहां पर लाखों लाख की आमदनी है और कई पदाधिकारी अगर जांच किया जाए तो मैं समझता हूं कि सारे के सारे जेल में नजर आनी चाहिए बिना केस मुकदमा का। इनके भ्रष्टाचार की आवाज को के विरोध में उनको सफाई का अवसर भी नहीं दिया जाना चाहिए। आखिर कौन करे? एक तरफ से चाहे जितना हो सकता है 10 वर्ष के बाद यह स्थिति पैदा हो। आज जो लूट मार मना करके सभी राजनीतिक दल रखे हुए हैं, हो सकता है वह इससे उब करके जनता अगले ही 10 वर्ष में क्रांति का स्वरूप धारण कर लेगी। हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा शायद अब इस सदी में तो कभी नहीं होना है। नहीं, इस सदी में होगा और मेरे ख्याल से 40 तक में मैं चुनौती देता हूं कि उस चाहे सत्ता में कोई भी रहे, कोई भी दल, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो व्यवस्थाएं लागू कर दी गई 90 से 91 और 95 के बीच में, उससे जब जनता कराहना शुरू हो जाएगा तब जाकर के रिवोल्ट होगा और वह 35 के बाद, ज्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 वर्ष का मैं इस समय दे रहा हूं। बहुत भयंकर, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में क्रांति होनी है। जितना भी क्या बोलते हैं विकासशील राष्ट्र हैं, सारे के बीच में एक आंदोलन होगा, प्रस्फुटित होगा और स्वतः प्रस्फुटित होगा, उसको कोई संचालित नहीं कर पाएगा। गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, उसको क्रांति कहिए, उसको गृह युद्ध कीजिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ कहिए, उस सभी जो आवश्यक होगा वह लागू करना पड़ेगा और देश को झेलना पड़ेगा इस स्थिति को। क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का आंख मूंद करके लूट खसोट हो रहा है। क्या कारण है, आप गंडक पर देख लीजिए। गंडक के बगल में 50 फीट की दूरी नहीं है जहां आप बाउंड्री वॉल खींच रहे हैं। जहां सार्वजनिक जितनी नदियां मृतधार है, 6-7 नदी है, उस पर जाकर के खड़ा होकर के अपना मकान बना रहे हैं लोग। तो ये कहां ले जा रहा है इस देश को? अब जनसंख्या जो बढ़ रही है वो क्या करेगा? जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो पृथ्वी की भार क्षमता 8.5 अरब का है और 7 अरब से ऊपर की संख्या पहुंच चुकी है। अच्छा, बहुत जल्द, ज्यादा नहीं, आप देखेंगे। मैं करीब करीब 70 के दशक में पढ़ रहा था कि देश का 60 करोड़ की आबादी है। अच्छा,
और 70 से लेकर के आज देख लीजिए 30 बरस उधर और 25 बरस इधर, 55 बरस में आबादी दुगनी से ऊपर हो गई। 144 करोड़ समथिंग जा रहा है देश की आबादी। दुनिया की आबादी की बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया की आबादी भी 8.5 करोड़ अरब से ज्यादा की क्षमता पृथ्वी को खिलाने पिलाने दलाने रहने ठहरने की व्यवस्था से ज्यादा व्यवस्था पृथ्वी को नहीं है। अंततः होगा क्या? जमीन के लिए मारा मारी, खेत के लिए मारा मारी, और जो अभी गेहूं आप मतलब कि 25-30 रत्ती का वजन है, वह पैदा करना पड़ेगा आपको कम से कम 2 ग्राम का एक गेहूं। और उसके माध्यम से जो बीमारियां आएगी, आप बीमारियों की बात अगर आ गई मेरे मन पर जवान पर, तो मैं इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहूँगा। आप ताली बजा रहे हैं किस बात के लिए कि 9.5% और 10% आपके देश का विकास का रेट हो गया है, ग्रोथ रेट, और उसमें 5% से 5.5% इनकम हो रहा है मेडिकल साइंस से, भारत का ग्रोथ रेट। तो ये जो 5.5% ग्रोथ रेट हो गया मेडिकल साइंस से, तो इसका मतलब तो हम दवाइयाँ बहुत बिक रही है, एसेट मेडिकल एसेट बहुत बिक रही है, केमिकल बहुत बिक रही है, तो हमारा समाज बीमार हो रहा है। यह क्यों नहीं बुद्धिजीवियों को समझ में आ रहा है और सरकार को समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ हम अपने ताली, अपने मौत पर ताली बजा रहा है। बिल्कुल। और सभी राजनीतिक दल अपना मुंह पर ठेपी लगाए हुए है और रसमलाई खाने के फेर में लगा हुआ है। देखिए, तमाम ज्वलंत मुद्दों पे अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे सुभाष चंद्र जोशी जी, जो रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के संयोजक भी है।